अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको करवा रही हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद का जो मॉडल पेपर था फर्स्ट ईयर बॉटनी का, उसका सेक्शन बी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर जो मेरे ख्याल से 2 नंबर के मार्क्स होते हैं, तो इनका जो मॉडल पेपर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था सिंध बोर्ड से इस लिहाज से कि इसमें इन्होंने सेक्शन बी में कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई थी कि इन्होंने कितना लिखना है। अगर 2 नंबर का सवाल है तो उसमें कितनी लिमिटेशन है, ऐसा सच कुछ था नहीं। तो जो हैदराबाद बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको जो कॉलेजेस में और कोचिंग में जो भी गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो अपने उस हिसाब से जो है वो यहाँ पे मैटर को फॉलो करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है एक मुनासिब वॉल्यूम लिख दिया है, एक हेडिंग भी बना दी है ताकि जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है, जिस तरह से आपको बोला जाता है काम करने के लिए, आप उस तरह से काम कर लेंगे। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो नहीं लिखना होता, बाकी अगर कम लिखने के लिए बोलते हैं तो आप इसको शॉर्ट कर देंगे। मैं आपको मेन बातें बताती जाऊँगी कि ये मेन रीज़न है, तो उस हिसाब से आप अपने मैटर को एडजस्ट करते जाएंगे। दूसरा ये कि इसमें रीज़न वगैरह भी दिए हुए हैं, तो जो सिंध बोर्ड के बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं वीडियो को, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा देखने का। मतलब रीज़न टाइप सवाल बनाया है बॉटनी में, तो वो भी देख लें। और जिनका बोर्ड का पेपर मतलब जिनका मॉडल पेपर है उनका तो फ़ायदा हो गई होगा। ठीक है, उसके बाद है कि पहला सवाल गिवन है कि वाई बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग क्या बना दी है, रोल ऑफ मीजोजोम्स, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है मीजोजोम, वो एक्ट करता है एज अ रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर। तो जो चेक करे जब वो ये हेडिंग पढ़ेगा तो उसको वैसे ही समझ आ जाएगा कि आपने कोई काम की बात ही लिखी है अंदर। जब आप इस तरह की हेडिंग्स बनाएंगे तो आपका बेसिकली मैटर का जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ता है, भले कोई मैटर पढ़े ना पढ़े, अगर हेडिंग भी पढ़ रहा है और उसको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अंदर क्या लिखा है। ठीक है, तो मेन बात क्या होती है, वजह क्या होती है कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन क्यों काम करती है, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो यूक्रियोटिक नहीं होते, वो प्रोक्रियोटिक इन नेचर होते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती थी कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता था, इनके पास जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते थे, बल्कि इसकी जगह इनके पास जो चीज़ होती है वो मीजोजोम्स होते हैं। जो मीजोजोम्स थे वो ही बेसिकली क्या थे कि जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन होती है उसकी इन्वेजिनेशंस होती हैं, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में जो होती है इनके सेल के अंदर आती हैं, और फिर वो सारे काम वो सेलुलर एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर रही होती हैं जो एक नॉर्मल यूक्रियोटिक सेल के अंदर उनके ऑर्गेनल्स परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, तो इनका मेन बात क्या हो जाती है इनके अंदर यही कि क्योंकि ये यूक्रियोटिक नहीं है, प्रोक्रियोटिक है, इनके पास ट्रू फॉर्म में जो ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका ये सब काम होता है रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर के तौर पे काम करना या दूसरे स्ट्रक्चर के तौर पे काम करना, वो नहीं होते। इस वजह से क्या होता है कि इनकी मेम्ब्रेन्स ही जो है वो मीजोजोम की शक्ल में इनके सेल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और वही ये सारे फंक्शन परफॉर्म करी थी। तो ये मैंने मीजोजोम के फंक्शन में भी आपको लिखवाया था, इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका कि रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम वगैरह में ये सब काम कर रहा था, मीजोजोम के सारे काम थे। तो उसका यही रीज़न हो जाता है बिकॉज बैक्टीरियल सेल इज़ प्रोक्रियोटिक इन नेचर, इस वजह से उसकी मेम्ब्रेन जो है वो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर के तौर पे काम करती है। ये इसकी मेन बात थी। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं और मैटर को शॉर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ आर फंजाई यूजफुल इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो मैंने पहली हेडिंग में बता दी कि वो यूजफुल फंजाई है कौन सा, वो कौन सा होता है, माइकोराइजल फंजाई होता है। माइकोराइजल फंजाई के अंदर जो एसोसिएशन होती है वो म्यूचुअलिज्म होती है। अब हम बता देंगे कि माइकोराइजल फंजाई का रोल क्या होता है। इस तरह से 2 हेडिंग बना ले, बाकी जैसे आपको सही समझ आ रहा है मैटर लिखना वैसे भी लिख सकते हैं। हमने बेसिकली डिफाइन करना है कि किस तरह से इंक्रीज़ करेगी। तो जो जिस तरह से इंक्रीज़ करती है वो एक एसोसिएशन बनाती है, एक रिलेशनशिप होता है किसके दरमियान, फंजाई के दरमियान, और जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स के दरमियान एक किस तरह का एसोसिएशन होता है, म्यूचुअलिस्टिक, यानी दोनों को उससे फ़ायदा हो रहा होता है। हो किस तरह से रही होती है सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़। ठीक है, आप बता देंगे जो फंगल हाइफी होती है जब वो वेस्कुलर प्लांट की रूट्स के साथ कांटेक्ट में होती है तो वो उसका कांटेक्ट बढ़ाती है जिस सॉइल में प्लांट ग्रो कर रहा होता है। ना सिर्फ कांटेक्ट बल्कि उसकी एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाता है, इसको ज़्यादा जब उसके पास रूट्स के पास पंजाए होंगे तो उसका एरिया बढ़ जाएगा एक तरह से एब्जॉर्प्शन कराने के लिए। इसके अलावा भी जो फंगल हाइफी होती है वो उनको डायरेक्टली जो होती है इस तरह के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके देती है जिसमें फॉस्फोरस, जिंक और कॉपर वगैरह होते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। कोई भी सॉइल फर्टाइल तभी कहलाता है जब वहाँ पे कोई चीज़ ग्रो करे, प्लांट ग्रो करे। तो जहाँ जिस सॉइल के अंदर इस तरह की एसोसिएशन बनी होगी प्लांट की रूट के साथ फंजाई की, तो वहाँ पे प्लांट्स जो होंगे वो बेटर ग्रो करे होंगे एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनके अंदर इस तरह की एसोसिएशन नहीं होगी। इसलिए जो है वो क्योंकि ये जो हाइफीज़ होते हैं ये प्लांट को इस तरह के न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, वो अच्छा ग्रो करते हैं। तो ऐसे सॉइल जहाँ पे इस तरह की एसोसिएशन होगी वो वहाँ की उस सॉइल को फर्टाइल बनाएगी, वहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी कराएगी। ये सारा रीज़न होता है इसका, या ये इसका रोल होता है। ठीक है, उसके बाद है कि वाई वायरसेस कैन नॉट लिव आउटसाइड दी होस्ट। तो मैंने यहाँ पे भी ऐसी हेडिंग बना दी कि उसके अंदर ही जो है वो एक लाइन में 2 वर्ड्स में इसका आंसर हो जाता है सवाल का कि क्यों वो नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो नॉन सेलुलर है और पैरासाइट है। नॉन सेलुलर होने का मतलब कि इनके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो सेल के जो एक प्रॉपर सेल के अंदर होता है। प्रॉपर सेल जो होता है वो एक लिविंग सिस्टम है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है।
तो जहाँ पे सेल्स होते हैं वही जो है वो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो वायरसेस होते हैं, एक तो पहली बात कि क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि इनके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर इस तरह के नहीं होते। वायरस की क्या कंपोजिशन होती है, इसलिए आपको पढ़ाई है कि वायरस के अंदर सिर्फ एक गिनोम होता है और इसकी एक प्रोटीन कोड होती है। तो सिर्फ गिनोम और प्रोटीन कोड काफ़ी नहीं है एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, इसलिए भी ये कम्प्लीटली ना तो लिविंग होते हैं ना तो नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन क्योंकि इनको अपनी मज़ीद ग्रोथ के लिए, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए जो होती है सेल्स की ज़रूरत होती है, और ये वाली चीज़ भी क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरे उसके ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो इसलिए इनका पैरासाइटिक नेचर होता है। और जो लिविंग होस्ट होता है इनका, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उनका होस्ट कहलाता है। ये वाली चीज़ के क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गिनोम और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसलिए इनके पास जो होती है वो प्रॉपर मशीनरी नहीं होती जो कि इनको हेल्प कर सके एनर्जी ऑब्टेन करने में, रिप्रोड्यूस करने में। रिप्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। मेनली एनर्जी के लिए जो चीज़ इनके पास होने चाहिए, सारा सिस्टम वो नहीं होता प्रेजेंट। तो मेन बात क्या होगी इसके अंदर कि दे लैक मशीनरी टू डू सो, मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए इनके पास मशीनरी नहीं होती, सर्वाइव करने के लिए इनके पास इस तरह के सिस्टम नहीं होता है, इस तरह के वो नहीं होते, स्ट्रक्चर्स नहीं होते जिससे ये रह सकें। इसलिए इनको ज़रूरत होती है, डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट के ऊपर। सेल्यूलर नहीं होते, सेल्स होते हैं इनके पास, तो फिर सेल एक कंप्लीट एक मशीन है पूरा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, जो कि इनके पास होता ही नहीं। ठीक है, ये हो जाता है इसका रीज़न। उसके बाद था डिफ्रेंशिएट करना था बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलेटेड फॉर्म। जब भी डिफरेंस लिखवाते हैं सिंध बोर्ड में भी, तो हमेशा हम टेबल्स की शक्ल में लिखते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऑब्वियस कर दिया, तो कोई नई बात नहीं थी। ठीक है, तो बाकी ये था कि किसके दरमियान, मल्टीसेलर एल्गाई और प्लांट्स के दरमियान, या रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के दरमियान। तो यहाँ पे हम 2 नंबर के हिसाब से यहाँ पे भी हम 4 पॉइंट्स बता देंगे। एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, बाकी 3 पॉइंट नेक्स्ट पेज पे है। पहला पॉइंट क्या बता देंगे, डिफरेंस मल्टीसेलर एल्गाई जो होते हैं वो मोस्टली, ज़्यादातर जो होते हैं सारे इक्वेटिक ही होते हैं, जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल ही होते हैं, ज़्यादातर मतलब लैंड हैबिटेट में रहते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता देंगे कि जो एल्गाई के जाइगोट वगैरह होते हैं, यानी इनके जो गैमेट्स की फ्यूजन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म बनता है जाइगोट, वो कभी पेरेंट प्लांट से प्रोटेक्टेड नहीं होता, क्योंकि इनके गैमेट से रिलीज़ हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि वो रिलीज़ हो गए, तो जो उसकी रिजल्ट में जो गैमेट बनेगा वो पेरेंट प्लांट के अंदर, जो पेरेंट बॉडी है उसके अंदर तो रिटेन हो ही नहीं सकता। जबकि प्लांट्स के अंदर इनके जो जाइगोट बनते हैं इस तरह से होता है कि मेल गैमेट आता है, वो फीमेल बॉडी के अंदर ही फ्यूज़ होता है, वहीं गैमेट बनता है और वहीं पर रिटेन रहते हैं। तो ये एक दूसरा मेजर डिफरेंस हो जाता है। तीसरा, ये सारे डिफरेंसेस आपको बुक में लिखे हुए मिल जाएंगे प्रोटोक्टिस्टा वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, वहीं से मैंने बनाए थे कि तीसरा हो जाता है कि जो एल्गाई की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट कंपोजिशन, किसके अंदर कौन सा पिगमेंट है, इस बेसिस पे हम एल्गाई को क्लासीफाई कर रहे होते हैं। प्लांट्स के अंदर क्लासिफिकेशन होती थी ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सेंस या फिर प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, किनके अंदर जो वेस्कुलर थे वो ट्रैक्योफाइटा के अंदर आ जाते थे, और जो एवेस्कुलर होते थे जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते थे, जाइलम फ्लेम नहीं होते थे, वो ब्रियोफाइट्स होते थे, लोअर प्लांट्स होते थे। इस तरह से हम प्लांट्स को डिवाइड करते थे। इसी तरह से चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बता देंगे कि इनके पास एक एडिशनल पिगमेंट होता है क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड के अलावा, जो कि इनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद आप बता देंगे प्लांट्स के अंदर वही नॉर्मल पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कोई और डिफरेंस आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, मसले की बात नहीं। उसके बाद रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस बताना था, कोई एक सवाल अटैम्प्ट करना था। खैर मैंने यहाँ पे आपको दोनों करा दिए, मुझे दोनों करवाने थे। ठीक है, तो रिस्पायरेशन जो होती थी वो क्या होती थी कि प्रोसेस जिसके अंदर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती थी एनर्जी के अंदर, एटीपी के अंदर। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का क्या डेफिनेशन थी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर सोलर एनर्जी ट्रैप होती है और वो पहले कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर, फिर वो इवेंचुअली किसके अंदर होती है, एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई एटीपी के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये पहला डिफरेंस हो गया इनकी डेफिनेशन। दूसरा क्या बता देंगे, रिस्पायरेशन हर सेल के अंदर हो रही होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेसिफिक था कि वो सिर्फ उन सेल्स में होगी जिसके पास ये पिगमेंट होगा, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। ठीक है, उसके बाद वाला दूसरा आ जाता है डिफरेंस के रिस्पायरेशन जो होती है वो कौन से ऑर्गेनल, सेल की बात हो गई, सेल के बाद ऑर्गेनल की बात कर लेंगे, कौन से ऑर्गेनल। तो रिस्पायरेशन होती थी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि हर सेल में हो सकता है, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर होती है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट वाली ऑर्गेनल होती थी। ठीक है, इसी तरह से जो है चौथा डिफरेंस आप बता दें कि रिस्पायरेशन जो होता है कंटिन्यूस प्रोसेस है, डे नाइट जो होता है वो दिन में भी हो रहा होता है, रात में भी हो रहा होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, सिर्फ डे टाइम में, ड्यूरिंग डे लाइट में ये होगी। ठीक है, ये हो गए 4 डिफरेंसेस। उसके बाद था कि डिफाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किसी 2 की डेफिनेशन बतानी थी, टोडस्टूल, हेपेटाइटिस, वायरॉइड्स या फिर हेट्रोस्पोरी। ठीक है, तो मैंने चारों की डेफिनेशन बता दी। इस तरह से आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे 2 नंबर के हिसाब से। अगर ये 2 भी लिख रहे हैं तो कम से कम इतना तो उसका वॉल्यूम आई थिंक होना चाहिए था। ठीक है, टोडस्टूल की डेफिनेशन बता दें कि वो पॉइजनस मशरूम जो कि बेसिडोमाइकोटा की डिवीजन से बिलोंग करता है। ठीक है, ये पॉइजनस होते हैं, इस वजह से एडिबल नहीं होते। थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बता दें कि इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है इस तरह से होती है कि इनकी एक स्टॉक होती है और उसके ऊपर अम्ब्रेला लाइक एक कैप होता है। ये टोडस्टूल का स्ट्रक्चर था और इसकी डेफिनेशन में आपने इस तरह से इसको ब्रीफली बता दिया। ठीक है, उसके बाद हेपेटाइटिस की डेफिनेशन थी। हेपेटाइटिस क्या होता है, जो लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है,
हेपेटाइटिस क्या है, एक लाइन में इसकी डेफिनेशन होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देंगे कि ये किस वजह से हो रही थी, कि जो सर्टेन बहुत सारी इस तरह की वायरल इन्फेक्शन हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए, वो जो होते हैं वो डैमेज कर सकते हैं लिवर टिश्यू को, जिसकी वजह से जब लिवर टिश्यू डैमेज होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। उस स्वेलिंग की वजह से लिवर इनलार्ज भी हो जाता है और उसकी एक्टिविटी या उसका फंक्शन जो होता है वो इफेक्ट होता है। उसके बाद वायरॉइड्स की डेफिनेशन बता देंगे कि ये बेसिकली क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब किसी भी चीज़ को हार्म कॉज करवाना, ठीक है। तो इसकी हम थोड़ी सी कंपोजिशन बता दें कि होते क्या है। बेसिकली टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके, सर्कुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएनए के, ठीक है। इसके अंदर जो इनका सब यूनिट होता है उसके अंदर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इस तरह से, और ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ये हो जाती है वायरॉइड्स की डेफिनेशन। उसके बाद हेट्रोस्पोरिका बता देंगे, इस तरह का फिनोमेना जिसके अंदर दो तरह के स्पोर बनाता है प्लांट का, स्पोरोफाइट। वो जो दो तरह के स्पोर होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, डेवलप होते हैं दो डिफरेंट गेमेटोफाइट के अंदर, और इन दोनों डिफरेंट गेमेटोफाइट के अंदर जो होते हैं डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, सेम ऑर्गन्स नहीं होते हैं, सेम जो दोनों ऑर्गन्स है वो एक ही के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। इस तरह के फिनोमेना को हेट्रोस्पोरी कहते हैं। उसके बाद है वाई गेमेटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रियोफाइट्स। तो इनके अंदर गेमेटोफाइट क्यों डोमिनेंट होती है, इसका जो है वो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो यही वाली बात कि किसी भी जनरेशन का डोमिनेंट होना वो इसीलिए डोमिनेंट है क्योंकि उसके मुकाबले में जो दूसरी जनरेशन है वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड हो गई है, एक तो इस वजह से भी ये डोमिनेंट है। दूसरा यही कि अगर कोई जनरेशन डोमिनेंट है तो तभी है कि क्योंकि वो जहाँ पे रह रही है, जिस तरह का हैबिटेट है, उसके अडॉप्टेशन है, वो सब उसकी डोमिनेंसी को फेवर कर रही है, उसको हेल्प आउट कर रही है ज़्यादा स्टे करने में उसकी लाइफ साइकिल में। ब्रियोफाइट्स की लाइफ साइकिल इसका जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफाइट की स्टेज में इसलिए रह पा रहा होता है क्योंकि इनकी इन्वायरमेंट की अडॉप्टेशन इसी तरह की होती है कि ये उसी को फेवर करती है, इनके गेमेटोफाइट स्टेज को ही फेवर करती है। किस तरह से, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो गेमेटोफाइट्स हैं ये क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। तो जो ट्रैक्योफाइटा होते हैं, ब्रियोफाइट के अलावा जो हायर प्लांट्स होते हैं, उन्होंने क्या मीडियम अडॉप्ट किया था लैंड में बेहतर सर्वाइव करने के लिए, कि उन्होंने पॉलिनेशन को अडॉप्ट किया था। जबकि इनको जो होती है नेसेसरी होती है कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होगी, वाटर नहीं होगा तो इनके गैमेट्स फ्यूज़ नहीं करेंगे। तो एक तरह से इनकी डिपेंडेंसी वाटर के ऊपर और इनका एम्फीबियस नेचर होना कि ये वाटर इनको लाजमी ही चाहिए अपनी सर्वाइवल के लिए। लोअर प्लांट्स अडॉप्ट कर रहे थे लैंड की तरफ, तो जाहिर सी बात है कम्प्लीटली इनका लिंकेज वाटर की डिपेंडेंसी से नहीं टूटा था। इनकी कंप्लीट मतलब इनकी डिपेंडेंसी वाटर से कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि ये अडॉप्ट कर रहे थे। तो इसलिए क्योंकि ख़त्म नहीं हुई थी, ज़रूरत थी, इसलिए इनके गेमेटोफाइट स्टेज जो थी वो फेवर्ड हो रही थी डोमिनेंट रहने के लिए। तो इनका एम्फीबियस नेचर इनके गेमेटोफाइट को जो है वैसे ही डोमिनेंट बना रहा था। दूसरा यही कि वो डोमिनेंट इसलिए थे क्योंकि स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट नहीं था, वो वैसे ही रिड्यूस्ड हो गया था और वो डिपेंड कर रहा था इवन गेमेटोफाइट के ऊपर। रिड्यूस सा होता है उसके ऊपर डिपेंड कर होता है। सेमी पैरासाइट का वर्ड बुक में यूज़ किया गया इसके लिए, इसके स्पोरोफाइट के लिए, ब्रियोफाइट्स के। इसीलिए जो है वो इन दो वजूहात की वजह से, एक तो उनका एम्फीबियस नेचर होता है, दूसरा ये कि इनका स्पोरोफाइट इतने डेवलप ही नहीं हुए होते। वो वक्त के साथ जब प्लांट्स ने बेटर अडॉप्ट किया लैंड के ऊपर तो फिर उन्होंने अपने स्पोरोफाइट को डोमिनेंट बनाया, इस तरह का रेजिस्टेंट बनाया, ठीक है। ये हो गए इसके दो रीजन्स। उसके बाद था कि हाउ स्लाइम मोड रिसेंबल्स टू प्लांट। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दी, जो मेजर इसकी रिसेंबलेंस की वजह है वो उसका स्पोरेंजिया स्टेज है। इनकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है जिसके अंदर ये प्लाज्मोडियम स्टेज से, यानी जब ये जाइंट एम्यूबा लाइक ये रिसेंबल कर रहा था इनका स्ट्रक्चर, वो एकदम से मेटामॉर्फोसिस के जरिए जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है और किस तरह से बनाता है, क्लस्टर्स बनाता है फ्रूटिंग बॉडी की, जो स्पोरेंजिया कहलाते हैं। जो स्पोरेंजिया होते हैं इनके कैप्सूल से स्पोर्स बनते हैं। तो ये स्पोर्स बनाना, थिक स्पोर्स, और इससे फिर फर्दर इनकी लाइफ साइकिल का कैरी आउट होना, तो ये सारी चीज़ें जो होती है इनको रिसेम्बलेंस प्रोवाइड करी होती हैं प्लांट से। जिस तरह प्लांट्स के अंदर स्पोर्स बनते हैं, उनके स्पोरेंजिया होते हैं और फिर वो गेमेटोफाइट के अंदर डेवलप होते थे, वैसे ही इनके स्पोर्स होते हैं वो फिर दोबारा से प्लाज्मोडियम स्टेज, जो उनकी दूसरी स्टेज होती है, उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो इस बेसिस पे क्योंकि इनके अंदर स्पोरेंजिया स्टेज होता है, ये रिसेंबल करते हैं प्लांट्स को, ये हो जाता है इसका रीज़न, ठीक है। यहाँ पे आके हो जाता है हैदराबाद बोर्ड का फर्स्ट ईयर मॉडल पेपर का सवाल कंप्लीट। सेक्शन बी, किसी को कोई मसला हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।